Hello everyone and welcome back to my channel. So this is part 2 of my previous video in which we were covering chapter 2 of geography for class 8 students. Land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So in the previous video we covered two areas, that is land and soil, and rest of the area we'll be covering in this video. So first is water. So water is the most vital renewable resource for us, and it covers 3/4 of the Earth's surface, and it is therefore also called as water planet. So our planet is also known as a water planet because it covers 3/4 of the Earth's surface. तो तीन चौथाई जो हमारे अर्थ सरफेस का पोर्शन है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, घिरा हुआ है, तो इसीलिए हमारे प्लैनेट को वाटर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है. And it was in the primitive ocean that life began almost 3.5 billion years ago. So moving ahead, so nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. तो हमारी जो अर्थ का ये जो वाटर है, तो ये जो 70% इस वाटर का 70% जो है वो हमारी अर्थ में किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो है आइस शीट की फॉर्म में, ग्लेशियर्स की फॉर्म में, जो कि एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड हमारे जितने भी माउंटेनियस रीजन है उनको कवर करता है. एंड द फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7%. तो जितना भी फ्रेश वाटर हमें मिलता है वो पूरा का पूरा हमें सिर्फ और सिर्फ 2.7% ही अवेलेबल है अर्थ में. एंड ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज. और इस 2.7 में भी 1% ही सिर्फ इतना फ्रेश वाटर है जो कि फिट है हमारे यूज के लिए. एंड इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर. तो फ्रेश वाटर के सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर हमारे पास क्या क्या है? इट इज ग्राउंड वाटर एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, जो कि सरफेस वाटर जो रिवर्स और लेक्स में जो पानी है वो हम एज अ फ्रेश वाटर यूज करते हैं. हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो हमारे लिए एज अ फ्रेश वाटर और हमारे लिए फिट है यूज करने के लिए. एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, और वाटर वेपर की फॉर्म में जो वाटर एटमॉस्फेयर में जाता है एंड देन कंडेंसेशन एंड पूरा प्रेसिपिटेशन होते हुए वापस से हमारे अर्थ में आता है, तो वो वाटर भी हमारे लिए एज अ फ्रेश वाटर हम कंसिडर करते हैं. नाउ वाटर अवेलेबिलिटी. As we all know, there is a scarcity of water in many regions of the world. तो पानी की बहुत कमी और बहुत किल्लत हमें झेलनी पड़ती है. तो सिर्फ हम अपनी ही कंट्री इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो बहुत स्कैरसिटी हमें देखनी पड़ती है. एंड मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, parts of western USA, northwest Mexico and parts of South America and entire Australia. Now these are the parts of our world which were facing shortages in fresh water. I'm repeating this, in fresh water. That means the water which is fit for our use. तो वो water जो हम consume कर सकते हैं इसमें हमें shortage है. Now the countries located in climatic zones most susceptible to drought face great problems of water scarcity. तो जो क्लाइमेटिक जोन में जो कंट्रीज लोकेट करती हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि ज्यादा सूखा देखने को हमें मिलता है, और वहां पर सूखा जहां पर है दैट मींस वाटर की जो स्कैरसिटी है, वाटर की जो कमी है वो वहां पर फेस कर रहे हैं. एंड thus the water shortage may be the consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources. तो ये जो वाटर शॉर्टेज है तो ये क्यों हो रहा है? तो जो वाटर शॉर्टेज के कॉन्सिक्वेंसेस, शायद से वाटर शॉर्टेज का कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि जो हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ज्यादा पानी हम जो वेस्ट करते हैं, यूज करते हैं, जितना हमें चाहिए हम उससे ज्यादा पानी को यूज करते हैं, अपने सोर्सेज ऑफ वाटर को एक्सप्लॉयट करते जा रहे हैं डे बाय डे. ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है हमारा वाटर शॉर्टेज का. एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, जो हम गंदा कर रहे हैं, उनको पोल्यूट कर रहे हैं, उनको कंटेमिनेट कर रहे हैं अपने वाटर सोर्सेज को, तो ये भी one of the reason हो सकता है that we are shortaging in water. So and we are facing water shortage. Next is conservation of water resources. Now how can we conserve our water resources? So access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today. तो हम सबको पता है कि हम सबको जो साफ सुथरा पानी और एडिकेट वाटर जितना हमें ज़रूरत है उतना पानी मिलना, ये हम सब प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं, हमें नहीं मिल पा रहा है. एंड डिस्चार्ज ऑफ दिस अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज जितना भी होता है, कि जितना भी हम डिस्चार्ज हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी केमिकल्स निकल रहे हैं इंडस्ट्री से या फिर एग्रीकल्चरल केमिकल से, हम सब कुछ डिस्चार्ज कर देते
हैं लैंड में, तो लैंड से वो वाटर पेनिट्रेट होता है नीचे हमारे ग्राउंड वाटर में, तो वहां पर वो कंटामिनेट हो रहा है, देन हम रिवर्स या लेक्स हमारे या पॉन्ड्स हमारे हैं या हम वहां पर उनको छोड़ दे रहे हैं, तो वो भी चीज हम पॉल्यूट, वो सोर्सेज भी हम अपने पॉल्यूट कर रहे हैं वाटर के। नाउ मोस्ट ऑफ दीज केमिकल बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। और जब ये इन सारे केमिकल्स की अगर हम बात करें तो इनमें से बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जो डिग्रेड नहीं हो सकते हैं, नहीं खत्म होते हैं, सड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं फिर, ये जब हम वाटर वो कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं, जिससे कि हम हेल्थ प्रॉब्लम जो है हम फेस कर सकते हैं। नाउ वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन द वाटर बॉडीज। तो वाटर पॉल्यूशन जो है हम कंट्रोल में ला सकते हैं जब हम वो एफ्लुएंट्स को ट्रीट करें प्रॉपरली, वो जितनी भी चीज कंटेमिनेटेड या हार्मफुल होगी उस वाटर सोर्स के लिए, हम उसको अच्छे से ट्रीट करके देन उसको वाटर में रिलीज, वाटर बॉडीज में रिलीज कर सकते हैं। Next is water is being used for irrigation purposes in agriculture purpose, and the canals should be properly limited to minimize losses by water seepage. तो canals जो है, जो नहरें हम बनाते हैं वो properly बनानी चाहिए ताकि जो water loss है वो कम से कम हो। And sprinkler system हमें use करना चाहिए in irrigation purpose. And the next is in dry region with high rate of evaporation, drip और ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। तो जो ऐसे रीजन है जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, बहुत ड्राई रीजन है वो, तो वहां पर क्या होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बहुत हाई रहता है। दैट मीन्स वाटर वेपर, पानी जितनी जल्दी हम लैंड में छोड़ते हैं तो उतनी ही जल्दी वाटर वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट वो हो जाता है। तो इससे बचने के लिए, ताकि प्रॉपरली उस लैंड में पेनिट्रेट हो वो पानी, वो अंदर जाए, हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फुलफिल करे, अच्छे से हमारी फसल को प्रॉपर पानी मिले, तो उसके लिए हम ड्रिप इरिगेशन भी यूज कर सकते हैं। Then the valuable water resources can therefore be conserved by adopting these means of conservation. Now these are certain ways through which we can conserve our water resources. So, and as we all know, every drop counts. पानी की हर एक बूंद हमारे लिए बहुत important है. So we have to conserve our water resources for ourselves as well as for our future generation. Okay, so next we have is natural vegetation and wildlife. Now, natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between lithosphere, which is land, then we have hydrosphere, which is water, and we have atmosphere, blanket of air, right? And it is known as biosphere. तो इन सबको जब हम मिला देते हैं तो एक नैरो जोन बनता है जिसको हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है वो इसी बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। नाउ इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। नाउ दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज इकोसिस्टम। तो इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम के नाम से भी जानते हैं। एंड यहाँ इस इकोसिस्टम में क्या होता है कि हर एक लिविंग बीइंग जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है एज वेल एज इंटरडिपेंडेंट होता है फॉर देयर सर्वाइवल। एंड वी ऑल नो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है हमारे बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नाउ देयर आर इन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स। हमारा जो वेजिटेशन है उसके बहुत सारे यूजेस हैं कि फर्स्ट इज इट प्रोवाइड्स अस टिम्बर। पहली चीज हमें वो टिम्बर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है विच इज एसेंशियल फॉर अस फॉर टू सो दैट वी कैन सर्वाइव, वी कैन ब्रीथ। देन इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर सॉइल, so and it also helps our crops to grow. And as we have discussed in the last part of this chapter, it acts as a shelter belt. तो trees को हम एक ही सिंगल रो में लगा देते हैं और वो एक शेल्टर बेल्ट की तरह भी रोल प्ले करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर क्योंकि वो होल्ड करके रखता है पानी को। एंड इट, as we all know, this is very common. It also gives us fruits, nuts, gum, medicinal plants, paper, etc. Okay, next we have is wildlife. Now wildlife includes animals, birds, insects as well as the aquatic life forms. तो पानी में जो जानवर रहते हैं, जो जीव रहते हैं, वो भी वाइल्ड लाइफ में हम इंक्लूड करते हैं।
and they are beneficial to us because they provide us milk, meat and wool. तो ये सारी चीजें जो है वो हमें देते हैं. For example, insects जो है like bees हो गए, तो they provide us honey and they also help in pollination of flowers. And what is pollination? Pollination is basically the transfer of pollen grains from the male part of the flower to the female parts of the flower. तो pollination क्या होता है कि जब जो pollen grains होते हैं तो वो male part फ्लावर के मेल पार्ट से जब फीमेल पार्ट में जाता है तो उसमें भी हमारे बीज जो है हमारे फ्लावर की हेल्प करते हैं. एंड दे they also played an important role as a decomposers in the ecosystem. Next is birds. They feed on insect and act as a decomposers also. So animals चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, they all the animals चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, they all played an integral part in the balancing of the ecosystem. Okay, now next is the distribution of vegetation. तो हमारा जो vegetation है, हमारा जो flora है, वो कैसे distribute हुआ है? So its growth, the growth of vegetation majorly depends upon the temperature and moisture of that particular place. तो जो किस type का वहाँ पर vegetation होगा और उसका ग्रोथ लेवल क्या होगा, वो किस पे, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहला डिपेंड करता है उसके उस जगह के टेम्परेचर पे, एंड सेकंड डिपेंड करता है उस जगह के मॉइस्चर लेवल पे. सो इन एरियाज, फॉर एग्जांपल इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पर बड़े बड़े ट्रीज हो सकते हैं. वहां पर हम अक्सर देखते हैं कि वो जगह जो है डेंस होती है और वहां पे लंबे लंबे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं. सो एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस, सो द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस. तो जैसे जैसे अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज करता जाता है, वैसे वैसे ही ट्रीज का, उस जगह के ट्रीज का साइज जो है वो भी छोटा होता जाता है और वहां पे डेंसिटी, वो इतना डेंस भी नहीं होता है. एंड शॉर्टर ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल. तो ना ज्यादा रेनफॉल होती है वहां पर, ना कम रेनफॉल होती है वहां पर. शॉर्ट ट्रीज देखने को मिलते हैं या फिर ग्रास देखने को मिलती है अच्छे अमाउंट पे. एंड थॉर्नी शर्ब्स जो होते हैं वो ड्राई रीजन हो गया, और जहां पर लो रेनफॉल होती है वहां पर देखने को मिलते हैं. क्योंकि थॉर्न्स क्या करते हैं, कांटे क्या करते हैं, जो कि हमारा ट्रांसपिरेशन होता है लीव्स में, तो वो कम करते हैं. So next is conservation of natural vegetation and wildlife. So it is also very important to conserve our natural vegetation and wildlife. तो बहुत important है, पानी के साथ साथ, soil के साथ साथ, land के साथ साथ हमें अपने natural vegetation को भी conserve करना है, हमें अपने wildlife को भी conserve करना बहुत जरूरी है. So as we know that changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. तो ये जो climate change हो रहा है प्लस हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है और टूवर्ड्स, और as we know that we are on the road of डेवलपमेंट, तो हम बहुत सारे डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं जिससे कि हमारे अर्थ को, हमारे प्लैनेट को बहुत नुकसान पहुंच रहा है. तो उससे वो नुकसान हमें भी पहुंच रहा है. हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है, जो हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे एनिमल्स के लिए, उसको भी लॉस बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है. Now many species have become endangered and some are on the verge of extinction. तो endangered बहुत सारी species ऐसी हैं जो कि endangered हैं. Now what do we mean by this term endangered? जिनको खतरा है, जो कि खत्म होने की कगार पे हैं. And some are on the verge of extinction. और extinction क्या है कि वो खत्म होने ही वाली है, ठीक है, या खत्म हो चुकी है. Now, as we know, deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, and tsunami and landslides are some of the, human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. तो ये सारी चीजें हम लास्ट अपनी वीडियो में पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ ये सारी चीजें क्या होती हैं, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है. तो ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं और कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं जो कि एक्सेलरेट कर रही हैं इस प्रोसेस को, कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो एक्सटिंक्शन की कगार पर आने वाले हैं. एंड वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इज अ पोचिंग व्हिच रिजल्ट्स इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज. जो हम शिकार कर रहे हैं, जो हम पोचिंग करते हैं, वो भी वन ऑफ द मेजर रिजल्ट है, मेजर कॉज है, जिसका रिजल्ट है
कि ये सारे स्पीशीज जो हैं एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड हैं. नाउ द एनिमल्स पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड्स ऑफ स्किन्स. तो एनिमल्स को पोच क्यों किया जाता है, क्यों उनको मारा जाता है या पकड़ा जाता है, ताकि और उनसे क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, इलीगल व्यापार ट्रेड किया जाता है किस चीजों का, उनकी स्किन्स से रिलेटेड, उनके नेल्स का, टीथ्स हो गए, उनके हॉर्न्स हो गए, एज वेल एज उनके फेदर्स. As we can see, there are three terms in our screen. So first is national parks, then we have wildlife sanctuaries, and last we have biosphere reserves. So what do we mean by this wildlife sanctuaries? So what are wildlife sanctuaries? So it is basically a natural habitat which is owned by the government or any private agency that safeguards a particular species or we can of birds और एनिमल. एंड तो ये एक ऐसा नेचुरल हैबिटेट है जो कि गवर्नमेंट भी ओन कर सकता है या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी भी ओन कर सकती है टू प्रोटेक्ट सर्टेन स्पीशीज, या तो एक पर्टिकुलर स्पीशी को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए या वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हमारी, तो रेस्ट्रिक्शंस आर लेस एंड ओपन टू विजिटेशंस बाय द जनरल पब्लिक. तो जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यहाँ पर हम भी विजिट कर सकते हैं. नॉर्मल जो सिटीजन है, पब्लिक है जो, वो भी, उनके लिए भी ये जो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो एक्सेसिबल होता है. जैसे आपने सुना होगा जंगल सफारीज, तो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे जाते हैं एंड वहां पर सफारी करते हैं, राइट. तो हम वहां पर ग्लैंस हमें वहां पे मिलती है ऑफ द वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, राइट. Next we have is national parks. So what are the national parks? So these are the basically the notified areas that cover a larger area of land which may cover multiple national parks, sanctuaries and reserves as well. तो national parks हमारे क्या होते हैं, ये बहुत ही बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकता है और बायोस्फीयर रिजर्व भी आ जाता है. तो ये एक ऐसा एरिया होता है जो कि प्रोटेक्ट करके हम रखते हैं. और इस एरिया में हमारा फ्लोरा हो गया, फौना हो गया, हमारा लैंडस्केप हो गया, बहुत सारे हिस्टोरिकल जो ऑब्जेक्ट्स या मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको भी हम यहाँ पर प्रोटेक्ट कर कर रख पाते हैं इस एरिया में. तो उनको हम बोलते हैं नेशनल पार्क. ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं हमारे, ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आता है, ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड होता है एंड रैंडम एक्सेस टू द जनरल पब्लिक इज नॉट अलाउड. और इसमें हम रैंडमली जब हमारा मन चाहे हम घूमने अगर हमें जाना है तो हम वो नहीं कर सकते हैं नेशनल पार्क्स में. नाउ कमिंग टू द बायोस्फीयर रिजर्व्स. Now it is a reserved area of land established by the government to protect the environment as a whole. So जैसे कि हमने देखा बायोस्फीयर consist of हमारा लिथोस्फीयर लैंड, और हमारा हाइड्रोस्फीयर हमारा वाटर, एंड हमारा एटमॉस्फेयर जो कि हमारी एयर है. तो उन चीजों को, उन तीनों को मिलाकर जो है हमारे पास आता है बायोस्फीयर. उन तीनों का जो इंटरकनेक्शन होता है तो वो नैरो जोन जो बनता है वो हमारा बायोस्फीयर होता है. तो बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली क्या है, एक ऐसा रिजर्व्ड एरिया है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है ताकि हमारे एनवायरमेंट को बचाने में हेल्प मिले. Now it is meant to preserve the biodiversity of that particular or that specific area. तो वहाँ की जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एरिया एलोकेट किया जाता है. एंड ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा, ये 3 जोन में डिवाइडेड होता है. पहला होता है हमारा कोर जोन, जो कि जहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी जो है अलाउड नहीं होती है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है. तो कोर जोन जो हमारा पहला एरिया है, पहला जो जोन होता है इसमें, तो वहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है. देन वी हैव अ बफर जोन जहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड और अलाउड. तो बहुत ही लिमिटेड कुछ कुछ काम जो है, कुछ कुछ चीजें जो है हमें अलाउड होती है वहां पर जाकर करने को. एंड नेक्स्ट लास्ट हमारा जो इसका जोन होता है दैट इज मैनिपुलेशन जोन, जिसमें कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि हम कर सकते हैं, हमें वहां पे जाने के लिए एक्सेस मिलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द अवेयरनेस प्रोग्राम्स. तो काफी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारा सोशल फॉरेस्ट्री या और वन महोत्सव हो गया. तो ये कुछ प्रोग्राम्स है जिसकी वजह से हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं लोगों को that how to conserve our natural vegetation and wildlife. So वन महोत्सव basically, वन मतलब यहाँ पर होता है फॉरेस्ट एंड महोत्सव बेसिकली होता है एक सेरेमनी. तो इसमें वन महोत्सव में हम पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ों को पानी देते हैं,
तो एक स्पेसिफिक सेरेमनी हम परफॉर्म करते हैं फॉर आवर वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन. एंड स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीशीज. तो स्कूल जो चिल्ड्रन है कंजर्वेशन के लिए हम ये भी कर सकते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उनको एनकरेज कर सकते हैं हम, ताकि वो बर्ड वॉच, अलग अलग स्पीशीज, बर्ड की अलग अलग स्पीशी को देखें, उनके बारे में जाने, विजिट करें, नेचर कैंप्स हो, तो ताकि वो जो हमारा हैबिटेट है उसको अप्रिशिएट कर सके. नाउ मेनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने ये लॉ पास किया हुआ है कि कोई भी ट्रेड नहीं होगा और कोई भी किलिंग नहीं होगी बर्ड्स की और एनिमल्स की उस कंट्री में. नाउ इन इंडिया ऑल्सो द किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर्स, डियर्स एंड पिकॉक्स आर इज इलीगल. तो इन सब की किलिंग जो है वो इलीगल कंसिडर करी जाती है, और अगर किसी को पकड़ा जाता है इसमें तो उसको बहुत सीवियर पनिशमेंट दी जाती है. नाउ वी हैव एन इंटरनेशनल कन्वेंशन दैट इज साइट्स. तो साइट्स क्या है? द कन्वेंशन स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. सो फौना मीन्स एनिमल्स एंड फ्लोरा मीन्स प्लांट्स. तो जो कन्वेंशन है ये स्टैब्लिश किया था that list several species of animals and birds in which trade is prohibited. तो साइट्स ने क्या किया था, एक ऐसी इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइट्स जिसने जो ये इंश्योर करता है, लिस्ट प्रिपेयर करता है कि उन स्पीशीज की, एनिमल्स और बर्ड्स की, उन स्पीशीज की जिनका ट्रेड जो है वो प्रोहिबिट कर दिया जाना चाहिए. नाउ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज द एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. तो ये हमारी एथिकल ड्यूटी होनी चाहिए हर एक सिटीजन की, एज अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, एज अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. ये हम सबके अंदर होनी चाहिए अवेयरनेस कि हमें अपने प्लांट्स और अपने एनिमल्स को कंजर्व करके रखना है, ना कि सिर्फ हमारे लिए बट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. Okay, so that's it for today, and thanks for watching this video. For more videos, please subscribe to my channel. Thank you.